यूनिट 3 एंड 4 खत्म हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा, देखते हैं। 10 तक है ना लेक्चर शायद, फिर मैथ्स। सबसे डिफिकल्ट यूनिट नंबर 3, देखते हैं क्या बोलता है। प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। स्टेजेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पासिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से, जो पूरे यूनिट का हार्ट एंड सोल है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली कि सर हम जब भी ये वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ द सेलर। ओनरशिप गया, रिस्क भी गया। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स डिपेंड्स ऑन 2 बेसिक फैक्टर्स। पहले पे आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड इन ऑर्डर टू पास द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर। इनडायरेक्टली ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा है कि सर अनअसर्टेन गुड्स से गुड्स को पहले असर्टेन करना पड़ेगा, इसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो बोलते हैं गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड इन ऑर्डर टू पास द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर। Goods must be specific and ascertained to acquire the ownership rights on the goods by the buyer. ठीक है, simple. Intention of parties. Property in goods is transferred at the time, पहला, when parties intend it to be transferred. आगे जाके काम आएगा मुझे word intend. नीचे, ascertaining of intention shall be on the basis of, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जैसा पार्टीज बहुत सालों से बिहेव कर रही है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या केस टू केस बेसिस, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, कुछ भी काम का नहीं। नीचे आते हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड। अभी इंटेंड क्या था, वापस आया। असर्टेनमेंट ऑफ इंटेंशन डिपेंड्स ऑन, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कुछ काम का नहीं। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस कैटेगरी। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस वर्ड का मतलब, विच इज डिलीवरेबल स्टेज। सेक्शन 19 में वापस से रिपीट होगा वैसे तो, पर मैं फिर भी एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। लेट्स से 100 किलो एप्पल्स, ठीक है, हमने बोला 1 किलो पैक कर देना, उसने ये 1 किलो साइड में निकाले, ठीक है। इस निकालने को साइड में हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट करने के बाद इनको ही वो एक बॉक्स के अंदर पैक कर देगा, इसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। मतलब बायर बेसिकली आएगा, इस बॉक्स को उठाएगा और चला जाएगा, दैट इज डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। वापस देखते हैं, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इस वाले केस के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी और बोथ, वो बाद में भी हो सकता है, पेमेंट भी बाद में हो सकता है, डिलीवरी भी बाद में हो सकता है, सब कुछ बाद में हो सकता है। पर अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं तो हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उसी टाइम पे, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने क्रोमा का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्स बाइज अ वॉशिंग मशीन एंड आस्क्स फॉर होम डिलीवरी। जैसे हमने बाय बोला, बात खत्म हो गई। The washing machine immediately becomes property of X, ठीक है। नीचे वाला एग्जाम का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एग्जाम का, specific goods to be put in deliverable state. When there is a contract for the sale of specific goods, seller is bound to do something to the goods for putting them in deliverable state. The property does not pass until such thing is done, बहुत काम का word, and buyer has notice thereof।
बुक का एग्जांपल याद है गलती से? क्या एग्जांपल था बुक के अंदर? नहीं, लैपटॉप वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दे तो उसमें फिर क्या होगा दीदी? इंस्टॉल नहीं किया था तो बात ही नहीं है। इंस्टॉल कर दिया उसके बाद बोलिए। आंसर राइट है। तो हमने बेसिकली क्रोमा को अप्रोच करा, एक लैपटॉप भी सिलेक्ट कर लिया कि हमको लैपटॉप चाहिए, पर हमने बोला कि एक दिक्कत है, इसके अंदर 8 GB रैम है, मेरे को 16 GB रैम चाहिए, तो मुझे प्लीज़ रैम बदल के दो, फिर मैं लैपटॉप परचेज कर लूँगा। अब लॉ में क्या बोल रहा है? ये लाइन जो आपको समझ में आनी चाहिए, सेलर मतलब क्रोमा इज बाउंड टू डू समथिंग, दैट इज रैम चेंज करना, टू द गुड्स फॉर पुटिंग देम इन डिलीवरेबल स्टेट। तो अब क्रोमा वाला बेसिकली ये चीज़ करेगा, ये करने के बाद क्रोमा वाला मुझे बताएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस, पहले तो ये 16 GB को कन्वर्ट करेगा, फिर मुझे बताएगा कि सर हमने कन्वर्ट कर दिया, उस टाइम पे ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो बोलता है प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन, मतलब 8 को आपने 16 GB कर दिया, एंड बायर हैज़ नोटिस देयर ऑफ, क्रोमा ने मुझे बता दिया। वेरी वेरी सिंपल, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। ऑलरेडी अगर डिलीवरेबल स्टेट में है और स्पेसिफिक गुड्स है तो उस टाइम पे हमने पढ़ा व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट बना उस टाइम पे ओनरशिप चली गई, प्रॉपर्टी चली गई। पर टू बी पुट है तो सर पहले वो चीज़ करनी पड़ेगी और बायर को बताना पड़ेगा। एक और पॉइंट है अभी भी, कौन सा? 3 पॉइंट है टोटल, 2 पॉइंट हो गए ये दोनों, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। अभी भी एक पॉइंट बचा सर, कौन सा? नाइस, कितना दर्द है जीवन में। आर्टिफिशियल ग्रास लगाई थी गैलरी के अंदर, तो ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था हमने, व्हेन सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग दैट इज मेजर वे टू असर्टेन द प्राइस, ऐसा हेड पॉइंट है ये देख। फिर बाजू में उसका मतलब लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेलर इज बाउंड टू वे, measure, test or do something for the purpose of ascertaining the price. एक पॉइंट सेम रहेगा, the property in the goods passes to the buyer only when such thing is done. फिर जो कॉमन वाला पॉइंट है, and buyer has noticed thereof, आपने उसको बता दिया। तो मेरे घर पे आएगा, मेजरमेंट्स लेगा, ग्रास को बिछाएगा, उसके बाद मुझे बताएगा कि सर काम हो गया, तब मैं उसका मालिक बनूंगा। तो 3 पॉइंट है बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक गुड्स। वापस करते हैं उसको, शॉर्ट में लिखते हैं वापस। स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट में उसको अपन डिवाइड करते हैं। पहला डिलीवरेबल स्टेट, दूसरा टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, और तीसरा सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू अ सर्टेन प्राइस। लॉजिकली सोचना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइस ढूंढने वाला, इसलिए वो पॉइंट अलग है, नीचे वाला पॉइंट अलग है। क्योंकि लॉजिकली देखे तो ऊपर भी वो पॉइंट तो आ रही वाला है, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, तो ऊपर भी है, पर ऊपर प्राइस पहले से पता है, नीचे प्राइस नहीं पता, इसलिए उसको हमने अलग कर दिया। आगे यहां पे उसने बोला व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बना मतलब जब बिल फटा उस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। यहां पे आते हैं, व्हेन सच थिंग इज डन प्लस बायर इन्फॉर्म्ड, नीचे भी 100% सेम हो गया सर। तीनों पॉइंट हो गया, पढ़ लो एक बार, वेट करता हूँ। ये पहला पॉइंट है आपका,
विथ एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने. वेटिंग. नीचे थोड़ा सा दिमाग वाला. नीचे ये वो एग्जाम्पल लैपटॉप वाला. X purchased a laptop and asks for home delivery, but that laptop does not have a Windows operating system installed. The property transfers to X only after shopkeeper installed operating system, making the laptop ready for delivery and intimated the buyer about it. Of your third वाला point. नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कारपेट वाला, पढ़ सकते हैं. I'll wait. डन हो जाना चाहिए. दीदी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? लैपटॉप को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए. अच्छा अच्छा, एक मिनट. हाँ बाजू में दीदी मुझे एग्जांपल देना ऑपरेटिंग सिस्टम का. एग्जाम्पल. बहुत दर्द है लड़कियों के जीवन में. हाँ आगे दीदी एग्जाम्पल. हाँ आ गया, ऐसा आवाज आ गया. अच्छा आंसर राइट है. और कोई? नॉट सो फेमस. लिनक्स, यूनिक्स नाम तो सुना होगा ना. रिकवरी करने के टाइम पे यूज़ करते हैं इसको, लिनक्स विनक्स को. ठीक है बाद में जाए. हम आते हैं सर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे. आपके अटेम्प्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट. सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स. पूरा डायग्राम बनाते हैं वापस से. वैसे मैंने बनाया था मेरे एलडीआर के अंदर, फटाक से एक बार वही ओपन कर लेता हूँ. चल बहुत प्यारा डायग्राम था, वही हमने क्लास में बनाया, सेम ही है. ये रहा पूरा डायग्राम, सेम जो हमने क्लास में बनाया मैंने वही छपाया. एक ही करके करते हैं. ठीक है मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी करी हुई है टू मेक इट वेरी इजी फॉर अस. फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. हम बेसिकली दुकान पे गए और हमें जाके उसको बोला कि हमें कश्मीरी एप्पल चाहिए. अब उसकी दुकान पे के अंदर ये रहे इतने सारे कश्मीरी एप्पल पड़े हुए हैं, ऑल दीज. ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, विच बेसिकली सेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से कश्मीरी एप्पल बाहर निकाल के वो मुझे देगा. मैंने तो उसको बोला मुझे कश्मीरी एप्पल चाहिए. उसने कहा ठीक है. नंबर 2 पे आते हैं. जो शॉपकीपर है उसने बेसिकली यहाँ से यहाँ पे उन एप्पल्स को साइड में निकाला और उन्हीं एप्पल को निकाला जो मैंने उसको कहा था. एंड दैट इज़ वाई द वर्ड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन. मैच कर रहा है. मैंने कश्मीरी बोला उसने नागपुरी निकाला, ऐसा नहीं हुआ. मैंने कश्मीरी बोला उसने कश्मीरी ही साइड में निकाला. तो पहला पॉइंट आया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स. उसके बाद उसे जो बाहर निकाला दैट कन्फर्म्स विद द क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन स्टेटेड बाय द बायर. थर्ड, इन्हीं एप्पल को दिख रहा है मुझे, उसने बॉक्स के अंदर डाल के पैक कर दिया. मैंने अभी भी सिखाया था आपको 2 मिनट पहले, डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है. फोर्थ पे आते हैं. ये एप्पल जो है साइड में निकाले डिलीवरेबल स्टेट के अंदर,
दे आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, मतलब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि सर आप पहले पैसा दोगे इसके बाद ही आपको सामान दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आऊँगा और आके बॉक्स उठा के ले जाऊँगा, दैट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अंदर जाते हैं, अब सारे आसान पॉइंट है 5, 6, 7 जो हमने बेसिकली ये साइड में निकाले हैं यहाँ पे आउट ऑफ द लॉट अनअसर्टेन से जो असर्टेन करा उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो बोलता है एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, पहला सेलर विद द असेंट ऑफ बायर, जो मेरे एग्जांपल के अंदर हो रहा है। मैंने दुकान वाले को बोला कि भैया साइड में निकाल दो, तो मेरी सहमति से, बायर की सहमति से सेलर साइड में निकाल रहा है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, सेलर विद द असेंट ऑफ बायर। वाइस वर्सा भी हो सकता है सर, डी मार्ट के अंदर बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। डी मार्ट के अंदर इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप जाओगे और आपको जो है पहले चाहिए आप खुद निकालोगे, और वहाँ पे डी मार्ट का असेंट है। सर कैसा असेंट है? इम्प्लाइड असेंट है। हमारे एग्जाम्पल में क्या है सर? एक्सप्रेस असेंट है। सो द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। और ये जो असेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मैंने आपको हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल दे दिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। लास्ट के सिनेरियो, सर हो सकता है जो अप्रोप्रिएशन है वो मेरे आने से पहले से हो चुका है या मेरे बोलने के बाद हो चुका है। असेंट मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। कितना सिंपल है। ऐसे करके टोटल 7 पॉइंट है। हेडिंग की बात करें तो अगर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम का। कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, हमने ये एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज़ करना ही था क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर गुड्स अनअसर्टेन रहते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे अनअसर्टेन से असर्टेन तो करना ही था। बुक में देखते हैं वापस, ये रहे सर पॉइंट्स 7। वेट करता है अपन 2 मिनट आपका इतना पढ़ने के लिए। मैं तो एग्जाम्पल दे चुका आपको। ऑनलाइन में 7 लोग बैठे हुए हैं, आर्यन, नताशा, श्लोक, झील, खुशी, निमय, निर्णय, पता नहीं कौन है। मतलब अभी भी कुछ 5-6 लोग ऊपर हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? रीजन? 7 8 दिन दे रहे हैं मतलब? ओह कितने लोग हैं टोटल ऊपर अपने? 10 के ऊपर है। 32 का, मुझे 25 ही दिख रहे हैं मुझे तो। क्यों? तो वहाँ पे लॉ चालू हो गया वहाँ पे? नाम क्या फैकल्टी का? पैनी की है जीवन, एटलीस्ट उनका तो नाइस। तुम लोग अटेंड नहीं किया लेक्चर उनके? किसका? नाइस। ओके बस, और फिर ओ ऐसे ही जहाँ से ज्ञान मिला से ले लेने का है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा था? ओह कंपनीज एक्ट, मेरे चैप्टर से स्टार्ट किया। कैसा था? डाउट आउट नहीं पूछे? नहीं तुम तो डाउट पूछ सकते हो ना। नाइस नाइस। वेटिंग 2 मिनट। तूने डिस्क्रिप्शन दिया
और वो ऑलरेडी साइड में पढ़े हुए हैं तो स्पेसिफिक हुआ। कल का क्लास वापस करते हैं, आफ्टर और एट। यहाँ पे तेरे बोलने के बाद हो रहा है या बोलने से पहले ऑलरेडी हो रहा है, या बोलने टाइम हो रहा है, कब हो रहा है? बाद में, तो आफ्टर आ गया, खत्म हो गई बात। वेटिंग स्टिल। मैं आपकी दुकान पे आऊँगा, वो डब्बा उठाऊंगा और लेके चला जाऊँगा। ऐसा कोई इफ एंड बट नहीं है कि आप पहले पैसा दोगे उसके बाद भी मान लूँगा। मे बी मैं आपकी दुकान पे इतने सालों से आ रहा हूँ कि अपना ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि पैसे तो दे देंगे बाद में। दैट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। 15 सेकेंड और। जी वाला पॉइंट, जो असेंट हमने दिया है वो एप्रोप्रिएशन के पहले दिया है या एप्रोप्रिएशन के बाद में दिया है? मैं दुकान पे गया, उसके पहले से 2 किलो साइड में निकाल के रखे थे, तो मैं कुछ बोलूँ असेंट दूँ उसके पहले से रेडी है, या फिर मैं बोलूँ उसके बाद रेडी है? हो जाना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन बहनों स्टार्ट करते हैं। राइट वाली स्टोरी बता, लेफ्ट वाले पॉइंट बताना। स्टोरी। बस, बाजू वाली दीदी उसका पॉइंट क्या है इंग्लिश में? वेरी गुड, आगे दीदी स्टोरी। वो उसको बोलना है। शॉपकीपर ने क्या किया? कैसी कैसी बातें, गंदी गंदी बातें कर रही है। शॉपकीपर ने वही वाले एप्पल निकाले जो मैंने उसको बोले थे निकालने के लिए। बाजू में दीदी पॉइंट, और स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग क्या है? FORM चलेगा। बाजू में दीदी स्टोरी में आगे। हाँ दीदी, पॉइंट नंबर 3 क्या था? तूने एक काम करो, रोल्स रिवर्स कर लो। जो मैं उसको पूछ रहा हूँ वो तू बता रही है, मैं जो तेरे को पूछ रहा हूँ वो बता रही है। मैं लड़कों के पास जाता हूँ, लड़के बहुत सिंपल होते हैं, एकदम सॉर्टेड होते हैं। लड़कियों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। हाँ मोटे, बोलना शुरू कर पूरा। स्टोरी स्टोरी, चल तू स्टोरी बोल, बाजू वाला पॉइंट बोल देगा बस। पहला क्या हुआ? मैं उसके पास ऐप लेने गया और मैंने स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया और बाद में उसने वो साइड पे रखा। बाद में वो डिलीवरेबल स्टिक में था, मैं लेके चला गया। लेके चला नहीं गया, लेके जा सकता हूँ। फिर 4 हुए। बाद में वो नीचे करके नहीं बोलना, एक्सप्रेस वो भी बोलना। हाँ तो बाद इट कैन द अप्रोप्रिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। 4 से सीधा 6 पे चलेगा, जरूरी नहीं है पॉइंट के अंदर। हाँ फिर दिस सेलर विद द असेंट ऑफ बायर, एप्रोप्रिएशन इज डन बाय सेलर विद असेंट ऑफ बायर या बायर विद असेंट ऑफ सेलर? 7वां। हाँ, द असेंट कैन बी बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। ठीक है चलेगा, सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बेवड़े, दे तो दिया 2-2 एग्जाम्पल। इसका मतलब बताया था एप्पल को साइड में निकालना। मेरे एग्जाम्पल के अंदर मैंने बोला था, फिर सेलर ने साइड में निकाला था। डीमार्ट के अंदर सेलर मुझे बोल रहा है कि भाई तू अपने आप निकाल ले, तो कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? सेलर विद द असेंट ऑफ बायर या बायर विद द असेंट ऑफ सेलर? नीचे बकवास पॉइंट। डिलीवरी टू द कैरियर, seller delivers the goods to the buyer or carrier or other bailee. The goods are appropriated for the purpose of transmission and does not reserve the right of disposal. इसी को हमने पढ़ा अभी 2 मिनट पहले, unconditional appropriation does not reserve the right of disposal. तो जाना सामने वाले को माल दे देना, फुल स्टॉप। इसका उल्टा पढ़ते हैं एक बार, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का उल्टा, exact ulta. When there is a contract for sale of specific goods or where the goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may by the terms of the contract of appropriation
reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. इसका मैंने कोई एग्जांपल दिया कि भाई पहले कैश कलेक्ट करना या पहले चेक कलेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल. इफ्स एंड बट्स. अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट उल्टा, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कंडीशनली एप्रोप्रिएटेड. एक कंडीशन डाली हुई है कि भाई ऐसा हो जाए उसके बाद ही तो सामान देना. ठीक है, दोनों काम का नहीं. नीचे आते हैं एग्जाम का क्वेश्चन. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न. मैं खाली एग्जाम्पल याद दिलाऊंगा, आगे तो आपको खुद ही करना है, मैं नहीं कराने वाला. एग्जाम्पल वॉज बेडशीट वाला. कहाँ गई वो? हाँ पिंकी, शुरू करते हैं. बोल जल्दी बोल. दिमाग के अंदर घुस और बाहर निकाल जो स्टोर्ड है. एक आंटी के घर पे जाता है. हर केस के अंदर आपने कंक्लूजन सिर्फ लास्ट वाले में दिया, बाकी तीन में कंक्लूजन क्या है? जब उसने गिफ्ट किया है तो सेल हो गया है. ठीक है. जब उसने कुछ बोला नहीं है, आफ्टर द डेट एक्सपायर्स तभी उसने खरीद लिया है, मतलब सेल हो गया है. ठीक है. और उसने हाँ बोल दिया तो भी सेल हो गया, हाँ, उसने हाँ बोला तो भी सेल हो गया. उसने मना कर दिया तो सेल नहीं हुआ. बताओ. देखते हैं. Goods sent on approval or sale or return basis. When he signifies his approval or acceptance, हमने हाँ बोल दिया. दूसरा, retains the goods without giving notice of rejection, हमने अपने पास रख लिया even after expiry of reasonable time. Last, gift वाला, pledge वाला, does something to the goods which is equivalent to acceptance. जिसके अंदर मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक गिफ्ट और दूसरा pledge. यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ टाइम, इसके अंदर भी दो पॉइंट्स हैं. टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. अगर टाइम स्पेसिफाइड है 5 दिन तो 5 दिन की एक्सपायरी पे. टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम की एक्सपायरी पे. ठीक है, डीप में जाना हो तो पहले होता आउटराइट है कि हमने हाँ बोल दिया. ठीक है, और चौथा हमने खुद बनाया था कि उसने ना बोल दिया. 4 केस बन सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है, पढ़ सकते हो आप. आई विल वेट. वो 7 दिन खत्म कब हो रहे हैं वैसे? 4 दिन बाद. 4 दिन बाद. 4 दिन बाद. मोटा मोटी अगला मंडे ना. तो तुम उनको बोलते हो ना यहाँ पे आ जाओ ऐसा, तो उन्होंने क्या बोला? एडजस्ट हो गए वहाँ पे. ओह नाइस. समझा नहीं क्या क्या? हाँ तो ब्लॉक नहीं कर सकते क्या? तो उसमें वो लोग ब्रेन वॉश हो गए ऐसा? किसी किसी आगे ये वाला एग्जांपल नीचे आ गया. ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. नीचे हमने ऑलरेडी देख लिया, पढ़ सकते हैं. एग्जांपल इजी हो जाएगा. नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हमने, वैसे तो वापस एक बार पढ़ लेते हैं.
हम्म तो उसमें अगर मैं ऐसा कंडीशन रख दूँ कि मैं पैसे वाले के लिए मतलब कुछ तब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक वो डिलीवर मतलब घर पे पर ये तुझे बोलना पड़ेगा जब तू पैसा दे रहा है उसी टाइम पे तो चलेगा। ये पता है किसमें आ जाएगा? व्हेन बायर एंड सेलर इंटेंड इट टू पास, उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अच्छा ऊपर जाते हैं ना, ये रहा, इसमें आ जाएगा नीचे वाले में सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, नीचे इंपॉर्टेंट बट इजी, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। जो मालिक नुकसान उसका, फायदा भी उसी का। Until the property therein is transferred to the buyer, the goods remain at seller's risk, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। बाजू में when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk when delivery has been whether delivery has been made or not, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो ऊपर until था, नीचे when था, तो इसमें ट्रांसफर नहीं हुई अब तक, तो सेलर्स रिस्क, इसमें हो गई बायर्स रिस्क। ठीक है, आगे बात करते हैं। If delivery is delayed by the fault of the seller or buyer, जिसका fault उसका problem फिर, the goods remain at the risk of the party in default, seller और buyer as per the case। तो इसी केस के अंदर, क्रोमा वाले केस के अंदर, सपोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी जब बिल बना था, अब उसको 2 दिन के अंदर मुझे डिलीवरी करनी थी टीवी की, वो 4th डे पे आ रहा है डिलीवरी करने के लिए और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्रोमा रिस्पॉन्सिबल, फॉल्ट। तो इफ द डिलीवरी इज डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर, द गुड्स रिमेन एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। लास्ट अच्छा पॉइंट, अगेन लॉजिकल, द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी will not be affected even when the risk has passed। मतलब सर ऑल्दो क्रोमा से आपके पास टीवी का प्रॉपर्टी आ चुका है, रिस्क आपके पास आ चुका है, बट फिर भी क्रोमा को जो टीवी डिलीवर करना है वो ध्यान से ही करना है। वो ऐसे 200 की स्पीड पे नहीं आएगा ऐसा बोल के कि हाँ हो गया तो ठीक है उसका नुकसान नहीं। आप बेली हो क्योंकि आपके पास किसी और के गुड्स पड़े हुए हैं, तो आपकी जो ड्यूटीज़ है बेलमेंट में जाए तो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स वो इंटैक्ट ही है। तो बोलता है ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज बेली ऑफ द गुड्स विल नॉट बी अफेक्टेड व्हेन द रिस्क हैज पास। मतलब आपको संभाल के रखना है, भले गुड्स उसके हो चुके हैं फिर भी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। एलवेट सुपर डुपर इजी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। डन। पढ़ते पढ़ते मुझे 3 चीज़ें दिमाग में आई। एक में दिमाग में आया, आपके भी 1 पॉइंट तो आना चाहिए 3 में से इंशाल्लाह, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये दिमाग में आया। दूसरा में दिमाग में आया 64, कितना दर्द है जीवन में। यूनिट क्या, इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक, ऑक्शन सेल, 6 पॉइंट दिए हुए हैं, रिजर्व बिडिंग, प्रिटेंडेड बिडिंग, फ्रॉड, वो वाला सेक्शन 64। और आपके दिमाग में एक और आखिरी आना चाहिए, किसी के नहीं आया होगा ये वाला पॉइंट, तो इनविटेशन टू ऑफर, बिडिंग में बुलाना, बिडिंग करने के लिए इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन, डिस्कस किया था नेमो डेट कोड नॉन हैबिट वाला पॉइंट, देख लीजिए फटाक से एक बार। रूल बोलता है कि नॉर्मल केस के अंदर जो ओनर होगा वही गुड्स को बेच सकता है, बट फिर उसके एक्सेप्शंस हैं। ये रहा सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, जो आपका है नहीं वो आप किसी और को दे नहीं सकते, बाद में उसके एक्सेप्शंस हैं। इसमें हमने कल डिस्कस किया था, मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पे भी आई थिंक मैंने ड्रॉ करा है BTGT, देखते हैं एक बार, ये रहा।
फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के पास मोबाइल गया चोरी से, प्लस सेकंड बंदे ने फर्स्ट बंदे का मोबाइल चोरी करा, फिर उसने उसको आगे बेचा, जिसको बेचा उसके पास बैड टाइटल जाएगा, तो बीटी वाला बीटी देगा। कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये रहा नीचे वाला केस। लेजिट मैंने सेल करा है विथ फ्री कंसेंट, तो इसके पास जीटी आया, जीटी वाला जीटी देगा। और ये हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, अगेन सब डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे, 100% वही जो हमने क्लास में डिस्कस करें, एक्जैक्टली वही डायग्राम सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, वो LDR है, टाइम है इसमें भी। Where the goods are sold by a person who is not the owner and who does not have the authority or with the consent of the owner, मतलब एजेंट भी नहीं है वो। Buyer does not acquire a good title, buyer उसका मालिक नहीं बनेगा, BT वाला केस है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, P the hirer of vehicle, पढ़ते याद आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन का फर्स्ट पॉइंट का राइट हैंड साइड, द ओनरशिप पासेस ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो P the hirer of a vehicle under hire purchase agreement sells them to Q, though a bona fide purchaser does not acquire the ownership of the vehicles, at the most he acquires same right as that of the hirer। ये हायर परचेज वाले केस है, और वही हमने फिर नीचे लिखा। बट फिर आते हैं उसके एक्सेप्शंस, 6-7 हैं ऐसा मुझे याद है, कुछ रिकॉल करते हैं बुक में क्या देखने का, देखते हैं। दो सबसे आसान पॉइंट जो हमने क्लास में किए थे विथ गुड एग्जांपल्स, वो थे डीकैथलॉन वाले। एक के अंदर मैंने बाइसिकल परचेज कर ली थी, पर पोजीशन डीकैथलॉन वाले के पास ही था, और डीकैथलॉन ने वो बेच दी किसी और को जिसने उसको परचेज किया गुड फेथ में, ये मालिक बन जाएगा। तो हम डीकैथलॉन गए, हमने बाइसिकल परचेज करी, पर हमको बाहर जाना था, हमने बोला कि आप ही रखो, मैं 2 दिन बाद लेके जाऊंगा। परचेज हमने आज करी बिकॉज आज सेल का लास्ट डे था, पर बोला कि 2 दिन बाद लेके जाएंगे डिलीवरी, और मीनवाइल डीकैथलॉन ने किसी को बेच दिया, तो जिसने खरीदा गुड फेथ में वो ओनर माना जाएगा। इसका उल्टा, हमने डीकैथलॉन से बाइसिकल परचेज नहीं की थी, हम उसको टेस्ट ड्राइव पे लेके गए थे, और टेस्ट ड्राइव पे ले जाके फिर हमने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया जिसने गुड फेथ में खरीदा, अगेन ये मालिक बन जाएगा। तो दोनों केस के अंदर आप नोटिस करो, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर, हाँ जी थोड़ा पहली बार देखा मैंने तेरा, ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो नहीं है, तो न्यू स्टूडेंट, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, न्यू स्टूडेंट नहीं है, चौथा कौन सा केस बचा मुझे बता। फर्स्ट केस के अंदर ओनर कौन है, सेकंड केस में ओनर कौन है? केस सुने तू ना, दोनों केस सुने, रिपीट कर। ओनर कौन, और डीकैथलॉन ने फिर क्या किया? पूरे केस के अंदर सेल करने से पहले, सेल के बाद तो सामने वाला ओनर बन गया, ओनर कौन था? डीकैथलॉन। ओके, पीछे दीदी देखो क्या लगता है? मतलब उसका उल्टा आंसर आगे वाली का। नाइस। हाँ सर, आपको क्या लगता है? ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर ऑब्वियसली ये ओनर है, क्योंकि हमने बोला खरीद लिया, खरीदा मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। सेकेंड वाले केस के अंदर ये ओनर है। उल्टा पढ़ते हैं, फर्स्ट वाले केस के अंदर डीकैथलॉन नॉन ओनर है, तभी तो ये पॉइंट इस टॉपिक के अंदर है, सेल बाय नॉन ओनर। तो डीकैथलॉन नॉन ओनर था, वहां से भी समझ सकते थे कि डीकैथलॉन नॉन ओनर है। सेकेंड वाले केस के अंदर मैं नॉन ओनर हूँ, तभी तो इस पॉइंट के अंदर फॉल करा, सेल बाय नॉन ओनर के एक्सेप्शंस। हाँ जी, सब ठीक है लाइफ में? एग्जाम्पल राइट, कंक्लूजन रॉन्ग। थर्ड पे आते हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एजेंट, एग्जाम का एक क्वेश्चन करें अगर एक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को बोल रखा है कि लेट्स से आपको बेसिकली मेरी कार बेचनी है एटलीस्ट 10 लाख में। एजेंट थर्ड पार्टी के पास जाता है और जाके कार को बेच देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 7.5 लाख में। थर्ड पार्टी को नहीं पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस एजेंट को 10 लाख के दिए हुए थे। ऑब्वियसली ये ओनर बन जाएगा, दैट टू 7.5 लाख में ओनर बन जाएगा। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड वुड बी, एजेंट ने जो भी काम करा प्रिंसिपल के बोलने पे करा, कार की पोजीशन एजेंट के पास थी, एंड थर्ड पार्टी को ऐसा डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन दैट केस थर्ड पार्टी विल बिकम दी ओनर। पॉइंट का पूरा नाम है मर्केंटाइल एजेंट। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, कंटिन्यूस इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा पॉइंट है। मतलब कोर्जन वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने क्लास में लिया था। ए ने कोर्जन से बी से दुकान ले ली। वी ऑल नो दिस ऑलरेडी कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। 15 कोर्जन हुआ, वॉइडेबल सेक्शन 19। मतलब अगर बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बी पुलिस के पास जाए इसके पहले ए ने जाके सी को दुकान बेच दी, जिसने गुड फेथ में दुकान खरीदी या जो भी वॉटेवर मोबाइल जो भी है, इसको गुड टाइटल मिलेगा। मैंने टाइम के साथ वहाँ पे एग्जाम्पल बना रखा है, ये देखिए यहाँ पे। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो रहा बंदूक वाले भैया, ठीक है, 1 PM 2 PM 3 PM लिखा हुआ है। 1 PM को उसने मुझसे दुकान ले ली, मैं पुलिस के पास गया 3 बजे, उसके पहले 2 बजे उसने मिस्टर एक्स को दुकान बेच दी। तो 1 PM को बंदूक रख के मुझसे दुकान ली गई, मैं पुलिस के पास गया तब तक 3 बज गए। मतलब मैंने वॉइडेबल को वॉइड 3 बजे किया, बट उसके पहले 2 बजे ये बंदूक वाले भैया एक्स को ये ज्वेलरी बेच चुके थे और एक्स ने गुड फेथ में ज्वेलरी को परचेज किया था। मैं उसको नहीं पता था कि ये चोरी वोरी का ऐसा कुछ है, कोर्जन है। एक्स मालिक बन जाएगा और ये हमारा नॉन ओनर है, ठीक है। एजेंट ने बता दिया 10 लाख 7 लाख गुड फेथ, ये बता दिया। डी कैथलॉन के दोनों केस बता दिए। ये तो है ही वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट यूनिट में आएगा। अनपेड सेलर रिकॉल करवाएं अगर सेक्शन नंबर के साथ, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 होता है कुछ अनपेड सेलर का। जैसे हमने वर्ड यूज करा सेलर अनपेड है, दैट बेसिकली मीन्स बायर को हमने बेसिकली गुड्स दिए, ये रहा गुड्स सोल्ड, पर उससे मुझे पैसे नहीं दिए। अब जैसे ही मैंने बोला सेलर आणि बायर, मतलब सर मालिक बन चुका है ये ओनर, हमने गुड्स बेच दिए, पर क्योंकि उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इसके गुड्स किसी और को बेच सकता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब्सिक्वेंट बायर, ये ओरिजिनल बायर है जिसे मुझे पैसे नहीं दिए। तो ऑल्दो मालिक वो है पर बेच मैं रहा हूँ, बीइंग अनपेड सेलर, और इसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सुपर ऊपर ईजी। फिर एस्टोफेल तो आता है हमें, सर कहाँ पढ़ा है इसको हमने? 2 जगह पढ़ा है। एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर लास्ट टॉपिक सेक्शन 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वहाँ पढ़ा है। दूसरी जगह कहाँ पढ़ा है? मेरे को याद आ गया, आपको याद आना चाहिए। मेरे को याद आ गया नहीं, कितना दर्द है जीवन में। कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ? मैं बताता हूँ।
यूनिट नंबर 2 सेकेंड लास्ट टॉपिक. नाइस. वो भी बता देता हूँ. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके अंदर एक पॉइंट था, उसका एक्सेप्शन. नॉन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू. उसके अंदर क्या था? फास्ट एस. उस एस का ई एस्टोफेल था, और ये तीसरी जगह यूज हुआ. ठीक है, कंसेप्ट सेम ही रहेगा कि सर ये ओनर है, ये तीनों बेसिकली एक रूम के अंदर बंद हैं. ठीक है, ये ओनर है, इसकी प्रेजेंस के अंदर नॉन ओनर जो है वो बोल रहा है एक्स को कि मुझे ये वाली कार बेचनी है 3 लाख में. ये ओनर सुन रहा है कि एक नॉन ओनर मेरी कार एक्स को बेच रहा है. एक्स को ऑब्वियसली नहीं पता, इससे हमने लिखा गुड फेथ. एक्स बोलता है ठीक है डन, और ये चुप बैठा होता है. आगे जाके अब ये असली ओनर नहीं बोल सकता कि नहीं कार मेरी है. आप चुप बैठे थे, हम ऐसा मान लेंगे कि यही ओनर है, एंड अकॉर्डिंगली वो बेच सकता है. तभी तो यहाँ पे फॉल करा सेल बाय नॉन ओनर, बिकॉज आपका चुप रहना इज इक्वल टू आपका ऐसा मानना कि हाँ वो बेच सकता है, तो अब वो बेच देगा ऑल्दो ही इज नॉन ओनर, क्योंकि आप चुप रहे. लास्ट तो मिसलेनियस है कि सर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी के सारे असेट्स लिक्विडेटर बेचता है. भाई टॉपिक यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज मालिक तो कंपनी है. अर्ली एचटीसी का एच, होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. मालिक कंपनी है, बेस लिक्विडेटर है. सेकंड के अंदर फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स. सर मालिक है उसका ओरिजिनल ओनर जो मुझे मिला नहीं, मैंने उससे गुड्स बेच दी है, तो ऑब्वियसली मैं नॉन ओनर. थर्ड वाले केस के अंदर मैंने बैंक को लोन रीपे नहीं करा, तो ऑल्दो ओनर मैं हूँ पर बैंक बेच सकता है. ठीक है, एक पॉइंट बचा अभी भी, जॉइंट ओनर्स वाला. 2 भाई, टीवी कार वाला, ये रहा. 2 मालिक हैं, दोनों भाई, ये और ये. इसकी परमिशन से ये कार इसके पास पड़ी हुई है. ठीक है, कंडीशन है वो, परमिशन से कार दूसरे जॉइंट ओनर के पास होनी चाहिए. और ये पार्ट जॉइंट ओनर जाके पूरी कार बेच, आधी कार कैसे बेचेगा? पूरी कार बेच देता है. मालिक अधिकार का है, बेची पूरी कार. इसने गुड फेथ में बाय करी, इसको नहीं पता कि माँ कसम ऐसा कोई जॉइंट ओनर भी है. ट्रांसफर की प्रॉपर्टी. 7 केस टोटल. ठीक है, आपके सामने ओपन करते हैं, आप पढ़ सकते हैं. कैसी कैसी बात कर रहे हैं? अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं ना, कैसी कैसी बात कर रहे हैं. मैं कॉन्ट्रैक्ट किया तेरे साथ कि मैं तुझे 10 किलो एप्पल बेचूंगा. तूने कहा ठीक है डन. कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैं तेरे को 10 किलो एप्पल बेचूंगा. वो एप्पल मुझे डिलीवर करने तुझे आज शाम को, पर मुझे पता पड़ा दोपहर को कि तू इंसॉल्वेंट हो चुका है. तू इंसॉल्वेंट हो गया मतलब मैं अनपेड सेलर हो गया. जैसे मैं अनपेड सेलर हो गया, मुझे पता है पैसा रिकवरेबल नहीं है, मैं क्यों तेरे को एप्पल शाम को दूंगा? तो वो एप्पल जिसका मालिक तू बन चुका है, मैं किसी और को बेच दूंगा. वहाँ ओपन करता हूँ. ये बुक तो पहली बार देख रहे होंगे ना, क्या मेहनत से बना रहे हैं. 5 to 7 full days it took me to make this book. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूँ तो 1,40,000, मिला कुछ नहीं. पढ़ सकते हैं यहाँ से. हो जाना चाहिए अब तक पूरा का पूरा. हटा रहा हूँ. हाँ पिंकी, हेड पॉइंट बोलते हैं जल्दी से. पहले टॉपिक का नाम. सब ठीक है लाइफ में? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. बोल टॉपिक का नाम बोल. ठीक है ठीक है. हाँ, हेड पॉइंट्स. सेल बाय एस्टोफेल.
सेल इन केस ऑफ एस्टोफिल. सेकेंड, In case of joint owners, liquidator of the company. कैसी कैसी बात कर रही है वो. लास्ट वो पॉइंट नहीं है, वो अदर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स है, वो हेड पॉइंट है. तो वो मुझे हेड पॉइंट के अंदर का एग्जाम्पल दे रही है. आगे बढ़िए. ना एक सेकेंड, ओके वेट करते हैं एक सेकेंड. Mercantile agents. 3 पॉइंट हुए अब तक. बाजू में दीदी ब्लैक 7 पॉइंट. ट्राई तो कर. सेल बाय द पर्सन continuing to have possession even after the contract of sale. Before the transfer of possession या transfer of ownership. 4 पॉइंट हुए. नेक्स्ट क्या क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है 5. ठीक, अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसके अंदर 3 पॉइंट थे. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाला. बाजू में सर फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल था और एजेंट था. प्रिंसिपल ने कहा था कि ये जो गुड्स है वो 10 लाख में बेच लें, बट एजेंट ने वो 7 लाख में बेचे थे किसी थर्ड पार्टी को. लेकिन थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि जो प्रिंसिपल को 10 लाख चाहिए. प्रिंसिपल ने 10 लाख की डायरेक्शन दे रखी है. तो फिर जो एजेंट ने थर्ड पार्टी को गुड्स बेचे वो गुड फेथ में कंसिडर हो गए. तो थर्ड पार्टी 7 लाख देगा 10 लाख देगा? 7 लाख क्योंकि उसको पता नहीं. बाजू में नंबर 2. एक कमोडिटी के 2 ओनर्स हैं और उन दोनों ओनर्स में से एक ने बोल दिया, एक ने विदाउट परमिशन. क्या क्या क्या? सुन रहा हूँ. उसने उन दोनों ओनर में से एक ओनर ने दूसरे पार्टी को बेच दिया गुड विदाउट एनी परमिशन ऑफ. कैसी बात कर रहा है मोटे, क्या घटिया आंसर दे रहा है. हाँ बहन बोल. एक कार के 2 ओनर्स हैं और फर्स्ट वाले ओनर की परमिशन से दूसरे वाले ओनर ने पूरी कार सेल कर दी. तुम लोग घर से हक के नहीं आए हो, यहाँ पे आके क्यों हक रहे हो? पीछे येलो CS के. ठीक है. थर्ड पार्टी को ये कार चाहिए थी तो उसने सिर्फ एक ही पार्टनर का परमिशन दिया. उसको नहीं मालूम था कि ये कार का और एक ओनर है, तो वो उसकी परमिशन से उसने कार ले लिया और उसको नहीं पता था कि ये कार गुड फेथ में है. 70% करेक्ट. बाजू में ब्लैक. एक कार के 2 ओनर है, उसमें से जो नाम देते हैं ना उसको, रुक A और B बोलते हैं बस दीदी. A B C. चल आगे बोल. एक ही परमिशन के साथ बी के पास कार की पोजीशन थी, परफेक्ट. तो उसने सेल कर दी विदाउट परमिशन ऑफ ए. किसको? थर्ड पार्टी C को. हाँ सी. मोटे ने बोला A ने कार बेच दी B को. पागल हो गया था. अगर A ने कार B को चल बेच भी दी तो फिर कोनर का पॉइंट ही नहीं रहा. B तो कंप्लीट ओनर बन गया ना. कैसी कैसी बात करता है. हाँ तो आगे बोलना बे. उसके पास 50% ही ओनरशिप थी, तो भी उसने सेल कर दिया, तो भी तो वो थर्ड पार्टी को पता नहीं था, तो वो जो गुड्स पास होगा वो गुड फेथ. हाँ हाँ बेन बहुत सारू. हाँ गुजराती बहुत सारू. थर्ड पे आते हैं. हाँ लास्ट बेंच जल्दी. अभी मैं ज्वेलरी शॉप में हूँ. ज्वेलरी शॉप में कोई चोर आएगा, वो मेरी पूरी दुकान चोरी कर देगा. दुकान नहीं बोलते, ज्वेलरी रखते हैं क्योंकि दुकान तो इमूवेबल हो जाएगा ना. आई हैव टू कीप इट ज्वेलरी. सारे गहने चोरी कर देगा. ठीक है. फिर मैं उधर से पुलिस स्टेशन पहुंची, जब तक उसने वो गहने किसी और को बेच दिए और वो उसने गुड फेथ में खरीदे होंगे, उसको नहीं मालूम है चोरी के गहने
नाइस, गहने, नाइस। फोर्थ, हाँ सर बाजू में। हाँ, तो एक बंदा डिकैथलॉन जाता है साइकिल खरीदने के लिए एंड वो खरीदने के बाद वो डिकैथलॉन वाले को बोलता है कि मैं 2 दिन बाद आके लेके जाऊंगा साइकिल को। और जब डिकैथलॉन वाला वापस चला वो किसी और को भेज देता है गुड फेथ में, उसको नहीं मालूम था कि वो साइकिल किसी और ने पहले खरीदी। गुड फेथ में कौन? डीकैथलॉन? मिस्टर एक्स। हाँ, तो ओनर कौन, नॉन ओनर कौन और नया ओनर कौन? ओनर जिसने पहले खरीदी थी वो ओनर है, हाँ। डिकैथलॉन नॉन ओनर है और मिस्टर एक्स जो है वो नए ओनर है। ठीक है, बाजू में फिफ्थ। डीकैथलॉन मतलब कोई आदमी है वो डीकैथलॉन से साइकिल लेने की सोच रहा है। हम्म, डीकैथलॉन उसको टेस्ला को ऑफर कर रहा है, ठीक है, पर ड्यूरिंग दैट टाइम वो किसी और को बेच देता है ओके। और कोई दूसरी थर्ड पार्टी को। तो पोजीशन कि तो ऑब्वियस मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पर इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पे गुड फेथ आएगा। हाँ गुड फेथ में, तो पोजीशन वो थर्ड पार्टी के पास पोजीशन गुड्स वो जो साइकिल है उसका किसी किसी बात कर रहा है, हाँ ठीक है, डीकैथलॉन हाँ परफेक्ट। यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, हाँ ओनर डीकैथलॉन है, पर इसने गुड फेथ में परचेज कर लिया तो पोजीशन उसके पास है। ओनरशिप उसके पास, पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। सिक्स्थ, आगे। इसमें नॉन ओनर है जिसने एक कार है वो एक्स को बेच दी, बट जो ओनर है वो देख रहा है कि वो नॉन ओनर वो कार बेच रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा उसके बाद भी। फिर जो मिस्टर एक्स ने जो कार खरीदी है वो उसने गुड फेथ में खरीदी है, उसका ओनर होगा। गुड फेथ का मतलब? गुड फेथ का मतलब कि सर उसने उससे जो कार है वो विदाउट एनी फॉल्ट फ्री फ्रॉम फ्री कंसेंट में खरीदी। कैसी कैसी बात कर रहे हो, क्या हग रहा है सुबह सुबह। बाजू में सर, क्या मतलब गुड फेथ का? सर मैं एग्जांपल समझा रहा एग्जाम्पल तो समझाया, सर राइट ही समझाया एग्जाम्पल। गुड फेथ का मतलब क्या इस एग्जाम्पल के अंदर? गुड फेथ का मतलब वो ओनर के प्रेजेंस में उसने नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाजू में सर। इसका मतलब कि वो ओनर वहाँ पे था पर उसने वो मतलब उसने सुना कि वो रॉन्ग, 3 रॉन्ग आंसर। जस्ट इमेजिन, सबसे गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बाजू में ब्लैक। 4 रॉन्ग आंसर। बाजू में टीका दीदी। इसमें जिसको बेचा है बायर, उसे लगता है नॉन ओनर ही वो ओनर है, तो ओनर ही ओनर है क्या? ओनर ही ओनर है तो आंसर राइट है क्या? चारों हक रहे हैं यहाँ बैठ के। गुड फेथ का मतलब कुछ नहीं बता रहे। एक्स को नहीं पता होना चाहिए कि ये ओनर है, एक्स को यही लगना चाहिए कि यही ओनर है, और वो गुड फेथ बोलते हैं। नाइस, वेरी गुड। हाँ, ये पूछता नहीं, मुझे पता ही नहीं पड़ता तुम्हारे दिमाग में क्या ही चल रहा है। 7th, हाँ सर बोलिए। ये अनपेड सेल वाला है जिसके अंदर बायर ने कॉन्टेक्ट बना लिया, सॉरी सेलर ने कॉन्टेक्ट बना लिया बायर के साथ बेचने के लिए, पर जब बेचेंगे, बेच दिया। बेच दिया है, पर जब पेमेंट का टाइम आया तब जो बायर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर के पास पोजीशन है और राइट है कि वो रीसेल कर सकते हैं कुछ किसी और को। किसके पास पोजीशन? सेलर के पास। सेलर के पास पोजीशन है और वो गुड्स रीसेल कर सकता है। और ओनर कौन था गुड्स का? ओनर बायर था और नॉन ओनर अनपेड सेलर था। क्या बोल रहा है भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है तू। अंट शंट सब रॉन्ग, सब रॉन्ग। हाँ ब्लैक। तो सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, तो उसके पास पोजीशन ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है। ओनरशिप और पोजीशन अगर बाय को ट्रांसफर हो गई है तो अनपेड सेलर गुड्स कैसे बेच सकता है? ओनरशिप पोजीशन अपने पास है। ऐसा कहाँ बोला तूने? हट फुट। हाँ हाँ बोला होगा, आगे बोल। हाँ, तो ओनरशिप बायर के पास है, पोजीशन सेलर के पास है, बट Perfect. वो पैसे आए नहीं है अभी तक। तो वो सेलर से अनपेड सेलर बन गया। बट सिंस ओनरशिप उसके पास है, वो नॉन ओनर है, तो फिर वो आगे बेच सकता है। एंड बायर न्यू बायर ने गुड फेथ में ले लिया। तो
तो ओनर कौन है फाइनली? न्यू बायर। ठीक है, बाजू में 8th आपने हगा था इसमें। फर्स्ट एग्जांपल में जो कंपनी है, कंपनी का ओनर लिक्विडेटर नहीं होता है, और एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ रेजोल्यूशन तब वो लिक्विडेटर के हैंड में है कि वो कैसे सेल है कैसे, तो इसलिए जिसको सेल करेगा वो टाइटल मिलेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में फाइंडर ऑफ लॉस होते हैं, जिसको फोन मिला है वो किसी दूसरे को सेल करता है, नॉन ओनर को सेल करता है एंड नॉन ओनर को सेल करने का क्या सेंस बना बोलने का? नॉन ओनर सेल कर रहा है, वो खुद नॉन ओनर है, वो किसी दूसरे को सेल कर रहा है वो फोन, एंड अभी तक वो जिसका वो एक्चुअल में गुड्स था ओनरशिप वो नहीं पता, इसलिए वो खरीद लिया उसको टाइटल। ठीक है, बाजू में थर्ड में जो प्लेज कर रहा है वो फर्नीचर गिरवी रख के बैंक में, अगर वो बैंक अगर उसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक ने रीपेमेंट नहीं करा, नहीं, जिसने फर्नीचर गिरवी रखा उसने रीपेमेंट नहीं किया लोन का, तो बैंक हैज द राइट टू सेल इट टू समवन एल्स, एंड वो कहाँ पढ़ा था इसको हमने? राइट्स ऑफ प्लेजी, यूनिट नंबर 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे आखिरी यूनिट नंबर 4, सुपर इंपॉर्टेंट। 2 और 4 ही काम के हैं, बाकी तो टाइम पास है। यहाँ पे आते हैं, ये रहा रेफरेंस दिया था, 2 रेफरेंस दिया था मैंने इसका 45 सबसेक्शन 1 का, अपनी बुक में आ जाते हैं वापस। एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ सकते हैं जल्दी। आगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग ऑफ डिलीवरी पढ़ा था इसको हमने कल, क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, वापस एक बार देख लेते हैं। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टाइप्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सेलर का ड्यूटी ऑब्वियसली टू डिलीवर द गुड्स, बायर का ड्यूटी ऑब्वियसली टू पे फॉर द गुड्स। फिर इतने सारे रूल्स है डिलीवरी के, एक एक करके आई कैन सी टोटल 11 पॉइंट्स। देखते हैं एग्जाम्पल्स। सर्टेन गुड्स लाइंग एट वॉर्फ वर सोल्ड इन अ लॉट, वॉर्फ का मतलब सिखा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, समुंदर किनारा जहाँ पे गुड्स अनलोड होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे। सर्टेन गुड्स लाइंग एट वॉर्फ वर सोल्ड इन अ लॉट, द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वॉर्फिंगर, वहाँ का जो पुलिसमैन होता है, टू डिलीवर देम टू द बायर who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part, held there was delivery of the whole, क्योंकि परमिशन दे चुके हैं, आधा लेके गया इज इक्वल टू होल पूरा लेकर गया। A agrees to sell 100 quintals of wheat to B at ₹1000 per quintal. A delivers 1100 quintals, B 1100 एक्सेप्ट करके 1100 का पैसा दे सकता है, 1100 पूरा रिजेक्ट कर सकता है, 1000 एक्सेप्ट करके 100 रिजेक्ट कर सकता है। कितना सिंपल है। B may reject the whole lot or accept only 1000 and reject the rest, or accept the whole and pay for them. Accept the whole and pay for them आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, क्वांटम मैरियट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 5, लास्ट टॉपिक, एज मच एज यू डिजर्व। तो 1100 लूंगा तो जो ऊपर का 100 लिया मैंने एक्स्ट्रा, वो 100 का भी पैसा मुझे देना पड़ेगा, दैट इज क्वांटम मैरियट। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, पहला, इंटीमेट्स द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्ट द गुड्स। ठीक है, सेकेंड हम अभी भी पढ़कर आ रहे हैं, आंटी वाला एग्जाम्पल, प्लेज कर देना, गिफ्ट कर देना। डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, या फिर आगे वाला भी आंटी वाला केस,
retains the goods after the lapse of reasonable time without intimating the seller that he has rejected them, तो भी उसका हम मान लेंगे. फिर एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं. डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, यही हमने ऊपर एग्जांपल देखा, वैसे तो इसका भी फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मस्त डायग्राम बनाया इसका भी मैंने, शायद मिल जा प्लीज. नहीं मिला, वापस बना देते हैं. एक्स एंड वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट बेसिकली वॉज फॉर 500 यूनिट्स iPhone 16e 500 यूनिट, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 का पूरा मिला के लेट्स से 5 लाख, कुछ भी लिख देते हैं, 5 लाख रुपीस. तो एक्स वाई को आईफोन देगा और वाई एक्स को पैसा देगा. कॉन्ट्रैक्ट बन चुका. कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद एक्स वाई को जो सप्लाई कर रहा है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. पहला, हमने 485 यूनिट्स दिए. दूसरा 505 यूनिट्स दिए. एग्जैक्ट 500 का केस बनाऊंगा नहीं मैं. 500 यूनिट्स 16E के दिए एंड 10 यूनिट्स 15 प्रो के दिए. अब लॉ में क्या बोलता है, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस के अंदर लॉ में का सेज आप ये पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, या फिर आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लो और 485 के हिसाब से पैसा दे दो. थर्ड, पूरा रिजेक्ट, 500 एक्सेप्ट, 5 रिजेक्ट, पूरा 505 एक्सेप्ट, पर पैसा 505 का देना पड़ेगा. लास्ट वाले केस पे आते हैं. 500 जो हमारे मंगाया था वो एक्सेप्ट, 10 रिजेक्ट, या फिर पूरा 510 रिजेक्ट. तीसरा केस बन सकता है कि बुक में दिया हुआ नहीं है, तो मैं भी आपको ये 2 केस ही पढ़ा रहा हूँ. ये यहाँ पे लिखा है ऊपर, देखते हैं उसको एक बार. ये रहा, ये पढ़ाया मैंने आपको भी. वेट करता हूँ 5 मिनट. सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. डन हो जाना चाहिए. पाँच मिनट का ब्रेक लो, वॉशरूम पानी का.
the whole price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price. आपको हर एक वर्ड पता होना चाहिए कि आपको ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा है लास्ट पॉइंट के अंदर कि पैसा ड्यू हो चुका है, तभी आपके पास राइट ऑफ एक्शन आएगा. मतलब कैश सेल था और वो कैश नहीं दे रहा, क्रेडिट सेल था, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, वो अभी भी मुझे पैसा नहीं दे रहा. दैट इज व्हाट दिस रेड लाइन मीन्स. द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस. ठीक है, नीचे बाउंस हो गया चेक. When a bill or of exchange or other negotiation instruments has been received as conditional payment and it has been dishonored. Dishonored से आपको 2-3 चीज़ें याद आनी चाहिए. मुझे तो 3-4 चीज़ें याद आ गई. पिंकी देखो क्या क्या याद आया? कुछ नहीं. ब्लैक कुछ नहीं. बाजू में येलो क्या? नेगोशिएबल में क्या? सेक्शन 138. इसके अलावा कुछ और नहीं. कितना दर्द है जीवन में. विंडिक्टिव स्लैश एग्जाम्पलरी डैमेजेस. रॉन्गफुल चेक बाउंस होता है, इज्जत जाती है, तो इज्जत का अपन डैमेजेस लेते हैं. ऐसा डैमेजेस के अंदर हम टाइप पढ़ चुके हैं. और चेक बाउंस होता है उसके अपन 138 लगता है, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं 222. क्या कर रहे हो तू भाई? दे जल्दी मुझे दे एक बार. लेकर इधर आगे. पागल बेवड़े. खोल इसको, जल्दी खोल. तेरे सामने देख रहा हूँ. रीसेंट टैब्स में जाते हैं. इंस्टाग्राम खुला हुआ है रीसेंट टैब के अंदर. इंस्टाग्राम में लॉक लगा हुआ है. ऐसा मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि इंस्टाग्राम में भी लॉक लगता है. ऐसा तो तू क्या डीएम करता है लोगों को? हट. एग्जाम्पल देखते हैं. P sold some goods to R for rupees 60,000 and received a check for a full price, मतलब 60,000. On presentment, the check was dishonored by the bank. P is an unpaid seller. माशाल्लाह. Rights super important एग्जाम के लिए. Against the goods, against the buyer. केस स्टडी भी आ सकता है, थियरी भी आ सकता है. यहाँ से स्पेशली आज तक तो थियरी आया है. ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और हैं. यहाँ पे आते हैं. अगेंस्ट गुड्स. प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर. पहला लीन पढ़ा हुआ है, वापस पढ़ते हैं. लॉफुल पोजेशन ऑफ समवन एल्सेस प्रॉपर्टी. सामने वाला मुझे पैसा नहीं दे रहा, गुड्स उसके हैं पर उन पे कब्जा मैं कर लूँगा क्योंकि पोजीशन मेरे पास पड़ा हुआ था. तो जब तक सामने वाला पैसा देगा नहीं, मैं उसको उसका माल नहीं दूंगा. दैट इज लीन. फिर माल रास्ते में है, उसको वापस बुला लूँगा, स्टॉपेज इन ट्रांसिट. दोनों ही केस के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है राइट का अगर उसको आप रीसेल ना कर सको, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे पैसा चाहिए. तो लीन करके आप बेच सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांसिट करके भी आप बेच सकते हो. दोनों के बाद आप अल्टीमेटली उसको बेच सकते हो. ठीक है, बाजू में आते हैं. वही है सब कुछ, बस एक नया वर्ड आ गया, विथ होल्डिंग डिलीवरी. आते हैं उसके ऊपर एक एक करके. नीचे देखते हैं. लीन से स्टार्ट करते हैं. ये रहा सुपर इंपॉर्टेंट. सेलर्स लीन. एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है तो मैं दे देता. A sold certain goods to B for a price of 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. जैसे ही मैंने पढ़ा ना sold, स्ट्राइक होना चाहिए B is the owner, क्योंकि हमने वर्ड sold यूज़ कर दिया. मतलब ओनरशिप बेसिकली ट्रांसफर हो चुकी है, ये ओनर बन चुका है. B becomes insolvent during this period of credit. वो 1 महीने के अंदर इंसॉल्वेंट हो गया. A, the unpaid seller can exercise right of lien. ठीक है, सुपर डुपर इजी. फिर उसका अपन आगे जाके रीसेल कर देंगे, सो ऑब्वियस. ठीक है, आगे देखते हैं. ऊपर आते हैं वापस. सेलर्स लीन. राइट टू रिटेन पोजेशन अंटिल पेमेंट वेयर द गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, मतलब कैश सेल्स. दूसरा,
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड, सबको सिखा चुका मैं. थर्ड, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. इन तीनों केस के अंदर हम लीन एक्सरसाइज करेंगे. एग्जाम्पल दे ही देता हूं मैं, फिर भी सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं. ठीक है, चल एक्स ने वाई को 50 kg एप्पल्स सेल करे. कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सेल कर दिया, प्राइस भी डिसाइड हो गया. ये इसको डिलीवरी देने वाला है आफ्टर 2 days, और ये इसको पैसा देने वाला है आफ्टर 2 days. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, मतलब वाई ओनर है. नाउ 2 दिन खत्म हुए, हम डिलीवरी करने ही वाले थे, उतने में हमें पता पड़ा कि वाई का कोई इंटेंशन नहीं है पैसा देने का, नहीं देने वाला, उसकी बातों से लग ही नहीं रहा. कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, गुड्स अभी मेरे पास पड़े हुए हैं गोडाउन में, इन गुड्स को अब मैं अपने पास ही रखूंगा, और इसी को हम बोलते हैं लीन. ओनरशिप वाई के पास है, गुड्स मेरे कब्जे में है, और वो मैं लॉफुली मेरे कब्जे में ही रखूंगा, इसी को हम बोलते हैं लीन. दैट इज राइट टू रिटेन पोजेशन अंटिल पेमेंट. ठीक है, इजी पीजी. नीचे आते हैं, लीन कब खत्म हो जाएगा. कितने ऑब्वियस पॉइंट है. सबसे पहले बाय वेवर. मैं अनपेड सेलर हूँ, मेरे पास राइट था रिटेन करने का, मैंने फिर भी बोला कि यार इतने सालों से इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आगे भी बिजनेस करना है, क्यों रिलेशन बिगाड़ना है, छोड़, जान दे. लीन एक्सरसाइज नहीं करते, माल दे देते हैं, थोड़ा लेट पैसा दे देगा, क्या हो गया, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दे देगा, मतलब मैंने मेरा राइट वेव कर दिया, जाने दिया. नेक्स्ट, डिलीवर्स गुड्स टू कैरियर और बेली. सामने वाले को मैंने माल दे दिया, या सामने वाले को एजेंट को माल दे दिया, जब मेरे पास पोजीशन ही नहीं रहा तो मैं लीन कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ. तो आपका लीन का राइट गया. दैट इज व्हाट द टॉपिक इज, टर्मिनेशन ऑफ लीन. तो अगर मैंने माल सामने वाले को दे दिए तो लीन का राइट खत्म हो गया. सू करने का राइट है अभी भी, पर लीन का राइट खत्म हो गया. नेक्स्ट, ऊपर वाला पॉइंट सेम ही है. बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द गुड्स. एग्जांपल, सर गुड्स हम भेज रहे थे मुंबई से जयपुर, बीच में सूरत आया, एंड सूरत के अंदर बायर ने गुड्स का पोजीशन ले लिया रास्ते में. अब जैसे ही मैंने मेरा पोजीशन ले लिया, आपका लीन का राइट खत्म हो गया, आपके पास गुड्स ही नहीं बचे. तो ये 3 पॉइंट बहुत आसान लगने चाहिए. आपने राइट ना वेव कर दिया, या आपने गुड्स सामने वाले को दे दिया, या सामने वाले ने गुड्स ले लिया. लास्ट वापस आ गया सर, एस्टोफिल. आपने सामने वाले को नहीं, थर्ड पार्टी को ऐसा दर्शाया कि आप लीन एक्सरसाइज नहीं करने वाले. पूरा पॉइंट बताता हूं मैं. अनपेड सेलर, बायर, सब्सिक्वेंट बायर. यहां से आप एक गुड्स बेचे, इसने उन गुड्स को आगे बेच दिया, यहां से यहां पैसा नहीं आया, तभी तो ये अनपेड सेलर बना. अब ये अनपेड सेलर इसको बोलता है कि ब्रो तू चिल मार, मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा. अब नहीं कर सकते, अब गुड्स देना ही पड़ेगा बी को, और वो आगे सब्सिक्वेंट बायर को दे देगा. दैट इज कॉल्ड एस्टोफिल. आपके वर्ड्स और कंडक्ट ने ऐसा दर्शाया कि आप लीन एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो अब आप नहीं कर सकते. ठीक है, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट भी ऑब्वियसली. एग्जाम्पल दिया है, पढ़ सकते हैं. पढ़ के मुझे याद आया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको याद आना चाहिए. अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज आई सॉ द वर्ड रेलवे रिसीट. डन हो जाना चाहिए. तो पहला केस वापस से, फिर उसमें सेकंड केस अपन ऐड कर देंगे. सेलर सोल्ड गुड्स, बायर, ये हुआ नंबर 1. फिर यहाँ से नंबर 2,
पैसा आने वाला था और माल मैं डिलीवर करने वाला था, पैसा नहीं आया। इन गुड्स को मैंने अपने पास रिटेन कर लिया, ये नंबर 3 हो गया। इसको हम बोलते हैं लीन, कि गुड्स जो मेरे पास था और वो मेरे पास ही रहेगा क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। अब इसमें केस ऐड हो सकता है, विच इज हमने बेसिकली कैरियर के अंदर ये एप्पल्स लोड कर लिए थे और ये मेरे पास से इसके पास जा रहा था, ठीक है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबरिंग चेंज हो गई। मेरे पास से सामान निकल के बायर के पास जा रहा था। मीनवाइल मुझे पता पड़ा कि बायर भैया जो हैं ये हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, चाह के भी पैसा दे नहीं पाएगा आपको। मैं तुरंत इस ट्रक ड्राइवर को फ़ोन करूंगा और बोलूँगा ब्रो मस्त यू टर्न मार के वापस आ जा, दिस इज़ 4th एंड दिस इज़ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो यहीं से मुझे आ जाना चाहिए डायग्राम से कंसेप्चुअली, कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब एक्सरसाइज हो सकता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार कब एक्सरसाइज हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो डायग्राम देख के मुझे समझ में आ रहा है इज अनपेड सेलर। फर्स्ट पॉइंट दिमाग में अनपेड सेलर ही आना चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अनपेड सेलर के राइट्स के अंदर स्टॉपेज इन ट्रांजिट आता है। तो ऑब्वियसली स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए आप अनपेड सेलर होने चाहिए, जो मेरे केस में है। दूसरा, सामने वाला लुक्खा होना चाहिए, इंसॉल्वेंट। वो केस कवर नहीं है कि जो सामने वाला पैसा दे नहीं रहा, वो दे ही नहीं सकता, ये केस होना चाहिए। तीसरा, जो सेलर है मस्ट हैव पार्टेड विद द गुड्स। मेरे पास जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। लीन के अंदर क्या था, गुड्स मेरे पास ही थे और मैं उनको मेरे पास ही रखूँगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे वो मेरे पास से जा चुके हैं, parted, they have gone from my possession, custody, parted with the goods, seller, ठीक है। लिख देता हूँ मैं पे, seller parted with goods। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स आर इन ट्रांजिट, रास्ते में होने चाहिए, दिख रहा है मुझे ये रास्ते में है। और पांचवा, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आपने फॉलो करें, दूसरे कोई भी प्रोविजंस है आपने वो भी फॉलो करें। ये 5 पॉइंट है सर, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ये देखिए रहा, चल 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 जल्दी चल। ये देख 5 पॉइंट कर लिए हमने। द सेलर मस्ट बी अनपेड, he must have parted with the possession of the goods are in transit, the buyer became insolvent, the right is subject to provisions of the act। और कोई नियम कानून अगर कोई भी है तो आपने उनको भी फॉलो करा है। पढ़ सकते हैं एक बार, आई विल वेट। वो डायग्राम अगर है दिमाग में तो सब ऑटोमेटिक लिख सकते हैं अपन। ये देख, अगर मुझे ये आता है तो मुझे पूरा आंसर रट्टा बने बिना ऐसे ही आ जाता है। पढ़ सकते हैं। वेटिंग, आगे इजी पॉइंट, गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, रास्ते में है। द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और द बेली, मतलब ट्रक वाला, ठीक है, तब से हम ऐसा मान लेंगे कि वो ट्रांजिट में है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर
until the buyer or his agent in that behalf takes delivery, क्योंकि जैसे उन्होंने डिलीवरी ले ली, अरे ट्रांजिट तो खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने डिलीवरी नहीं तक लेने वाले हैं फ्रॉम सच कैरियर और अदर बेली, उसको बोलते हैं गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। हमारे पास से निकल गए, सामने वाले के पास नहीं पहुंचे, मतलब रास्ते में है, इजी पीजी। नीचे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए नहीं बट नॉलेज के लिए। When does transit come to an end? ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है? 3 पॉइंट सेम है, तो पहले वो 3 पॉइंट करते हैं अपन। 1 2 3, तीनों पॉइंट सेम है, लिख पढ़ते हैं। Where the goods are delivered to a ship chartered, चार्टर मतलब रेंट करना, chartered by the buyer, transit comes to an end। मैं आपको जो माल मैं सेलर, मैं आपको जो माल देने वाला था, आपकी शिप किनारे पर आ गई और वो शिप आपने हायर करी थी, जैसे मैं माल चढ़ाऊंगा ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिप का जो कैप्टन होगा वो मेरे बोलने पे शिप घुमाएगा नहीं, उसको पैसा तू दे रहा है तो तू बोलेगा वैसा होगा, मतलब मैं स्टॉप एंड ट्रांजिट नहीं कर पाऊंगा। सेम बाजू में लिखा है, इस बार ट्रक आ गया बस। Where the goods are delivered to the carrier hired by the buyer, सेम पॉइंट। बाजू वाला अगेन द सेम, when the buyer or other बेली obtains delivery, तो तीनों पॉइंट के अंदर ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, एंड तीनों पॉइंट एक ही है, हमको उसको 3 बार लिखना है बस। आगे अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले हमने सूरत वाला एग्जाम्पल, ये रहा, उसके ऊपर दिखा मुझे, बायर obtains delivery before the arrival of goods at destination, ठीक है, सूरत वाला केस। नेक्स्ट वाला आपको नहीं याद होगा एग्जाम्पल, याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, इस हमने एग्जाम्पल लिया था एक, क्या था एग्जाम्पल? दारू का पैसा मांग रहा था ड्राइवर, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ लिखा हुआ नहीं था कि ड्राइवर को दारू का पैसा देना है, तो ड्राइवर बोल रहा है बायर को कि मैं गुड्स तब तक नीचे नहीं उतारूंगा जब तक तू मुझे दारू का पैसा नहीं देगा। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि गुड्स अभी भी ट्रांजिट में ट्रक में पड़ा है, नहीं, ट्रांजिट खत्म हो चुका है। आगे ऊपर इजी पॉइंट, दोनों इजी है। When the carrier or other bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship, unless the ship has reserved the right of disposal of the goods, इतने बड़े पॉइंट का मतलब सिर्फ एक ही, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। पूरे पॉइंट का मतलब सिर्फ एक, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, नो इफ्स नो बट्स, सामने वाले को देना है बस, बात खत्म। बाजू में आते हैं, अगेन रिपीट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं फिर भी, तो ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो गया। बाजू में, when the part delivery of the goods has been made to the buyer, the transit will come to an end for the remaining, ठीक है। नीचे आते हैं, इजी पॉइंट था ये भी मेरे हिसाब से। देखते हैं what else। स्टॉप एंड ट्रांजिट 2 तरीके से हो सकता है, मैं ट्रक ड्राइवर को बोल दूं या ट्रक ड्राइवर के मालिक को बोल दूं, बकवास पॉइंट, डिफिकल्ट पॉइंट। Exceptions when unpaid sellers right to lien and stop and transit are defeated, कब आप अपने एज एन अनपेड सेलर राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट पे आते हैं, जब आपने खुद नहीं बोला था सामने वाले बायर को कि हाँ तो गुड्स किसी और को बेच देना, ऐसा आप उसको असेंट दे चुके हो, अब आप नहीं कर पाओगे स्टॉप एंड ट्रांजिट या लीन, तो बोलता है when the seller has assented to the sale, mortgage or the disposition of the goods made by the buyer, तो अब आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे एज एन अनपेड सेलर। दूसरा हम अभी भी पढ़ चुके हैं, आपने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, बात खत्म हो गई। When a document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfers the documents to a person who has bought the goods in good faith, मैंने उसको दिया, उसने किसी और को दिया, गए गुड्स, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो 2 केस के अंदर आपके राइट डिफीट हो जाते हैं, एक आपने खुद ने असेंट दिया था कि हाँ तो माल किसी को बेच दे आगे, दूसरा आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑलरेडी दे दिया था। एग्जांपल दिया है, नीचे पढ़ सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है।
आइए समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल है। नीचे राइट ऑफ रीसेल, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अ रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल where the goods are perishable nature, where the property in goods has not passed to the buyer. It's a points है, where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. And last में where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stop in transit resells the goods. एक एक करके डिस्कस करते हैं, starting with the first point. That is a resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale. अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम वो माल किसी और को बेच देंगे, तो आप बेच सकते हो, बिना बोले बेच सकते हो। दूसरा, सर गुड्स जब पेरिशेबल नेचर के होंगे तो हम आपको नोटिस नहीं देंगे बायर को कि भाई पैसा दे, हम वो किसी और को बेच ही देंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो पेरिशेबल नेचर के अंदर हम गुड्स किसी और को बेच देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो हम गुड्स किसी और को बेच देंगे बिना नोटिस दिए, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बाकी केस में क्या सर, आई थिंक पढ़ चुके हैं, हमने डायग्राम भी बनाया उसका, मिल जाते तो अच्छा है। यूनिट 3 नहीं, यूनिट 4, ये रहा रीसेल। गुड्स बेचे 10,000 में मालिक को, उससे मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं बन गया अनपेड सेलर। आगे बात करते हैं, आपको नोटिस देनी पड़ती है अगर आप एज एन अनपेड सेलर रीसेल कर रहे हो तो हमने 2 केस बनाए, नोटिस दिया, नोटिस नहीं दिया। किसने किसको? अनपेड सेलर ने बायर को कि भाई मैं तेरे गुड्स बेच रहा हूँ, उसका नोटिस दिया, नोटिस नहीं दिया। लॉ में क्या बोलता है? नोटिस देना चाहिए आपको। नाउ नोटिस दिया और माल बेचा 10,000 वाला 13,000 में, तो ऊपर का जो 3,000 आया वो मैं ही रखूँगा। माल बेचा 10,000 वाला 8,000 में, जो 2,000 का मेरा नुकसान हुआ वो मैं एज डैमेजेस ले लूँगा बायर से। क्यों? क्योंकि मैंने वो किया जो लॉ मेकर ने कहा था, नोटिस देना। लॉ में क्या बोलता है? नोटिस देना। आपने नोटिस नहीं दिया, नोटिस नॉट गिवन, और माल बेचा आपने 13,000 में, ऊपर का 3,000 आपको बायर को देना पड़ेगा। उस बंदे को जो आपको पैसा नहीं दे रहा उसको आपको 3,000 देना पड़ेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट विच इज वो ओनर है सर। नुकसान हुआ, अब उसे कुछ ले भी नहीं पाओगे। कितना ज्यादा आसान पॉइंट है। और नीचे वाला पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा, देख, सेम इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एंड राइट रिजर्व्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये वाला टेबल लगेगा उसके अंदर भी कि अगर पेरिशेबल गुड्स है नोटिस देने का जरूरत नहीं है, बिना नोटिस दिए भी आप ऊपर का पैसा रख सकते हो और डेफिसिट मांग सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगेन नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप सरप्लस रख सकते हो, डेफिसिट मांग सकते हो। तो मैंने नीचे लिख दिया शॉर्ट में, सुपर डुपर इजी। ये रहा, चैप्टर चेंज हो गया। एक पॉइंट बचा उसके बाद, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। ऊपर जाता हूं एक बार, ऊपर 3 पॉइंट तो ऑलरेडी थे। चल 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 चार्ट में जो मैं कहा था थियरी में आता, ये रहा, अगेंस्ट द बायर। ठीक है, 3 पॉइंट तो ऑलरेडी थे। देखते हैं उसको और डीप में। यहां से थियरी क्वेश्चन आता है, देखते क्या बोलता है। सूट फॉर प्राइस, ठीक है, या मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, ड्रिप सीक्वेंस में करते हैं। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर प्राइस। ये मैंने पहले नहीं करा हुआ है, ड्रिप। दैट इज राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। आप उसे पैसा मांग सकते हो, आपका नुकसान हो आपसे वो रिकवर कर सकते हो, आप उसे ब्याज मांग सकते हो। ब्याज कब मांगोगे? जिसने पैसा दिया पर लेट दिया तो हम ब्याज के साथ पैसा लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो कि जा मुझे तुझे नहीं बेचना।
यूनिट चैप्टर उल्टा हो गया पूरा. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. अब तक हम पढ़ रहे थे बायर हक रहा है, पैसा नहीं दे रहा, इंसॉल्वेंट हो रहा है, नाटक कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अभी हम उल्टा पढ़ रहे हैं जहाँ पे सेलर हक रहा है. लॉजिकली भी सोचो, बिना पढ़े तो सेलर कहाँ पे हक सकता है? सब माल दिया ही नहीं, माल दिया पर दूसरा दे दिया, माल दिया पर लेट दे दिया, वही लिखा हुआ है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर व्हेन ही पहला fails to deliver the goods at the time or in a manner prescribed, delivers non-conforming goods and buyer rejects and revokes acceptance. हाँ दीदी, ये वर्ड हमने कहीं पढ़ा हुआ है. कहाँ? ऐसे दिमाग के अंदर जाना पड़ता है. जा और बाहर निकाल दिमाग से उसको, इंशाल्लाह. अनपेड सेलर में कहाँ पढ़ा था आपने? बता. घंटा घंटा और दिमाग लगा. ऑनलाइन दीदी क्या है अप्रोप्रिएशन वाले में? हाँ, टॉपिक का नाम बोलना बे. टॉपिक पता है, टॉपिक का नाम नहीं पता, ये तो हद ही हो गई ना. मतलब बाजू में दीदी, टॉपिक का नाम नहीं. ऊपर से कौन सा पॉइंट था? सब कुछ राइट बोल दिया, बस ये नहीं बोला टॉपिक कौन सा है. दी टॉपिक पता पड़ा? अभी टॉपिक अभी भी नहीं पता पड़ा. अनएप्रोप्रिएट मतलब हमने एप्पल छाटे हुए हैं, उसको अनछटा कर दो, वापस उसको मिक्स कर देते अपन. कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? ओ दीदी, अभी भी समझ में नहीं आया? अभी तो समझ आ गया ना. अनअसर्टेन गुड्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऊपर जाते हैं. टॉपिक पढ़ना. हाँ, नॉर्मल लोग कंटेंट पढ़ते हैं, अपने को टॉपिक पढ़ने का. हाँ, ये रहा वर्ड. नीचे जाते हैं. Deliver non-conforming goods and buyer rejects or and revokes acceptance. Repudiates the contract. ठीक है. Rights मोटा मोटे हुए जो हमने ऊपर पढ़े. Damages for non-delivery, जो आपने डाउट पूछा मुझसे ब्रेक के अंदर, कैसा वो मुझे माल देना था, उसने मुझे माल दिया ही नहीं, तो मैं उसको आगे बेच नहीं पाया. बेचा अगर तो महंगे भाव में खरीद के बेचा, तो जो एक्स्ट्रा मैंने पे करा मैं आपसे वसूलूंगा. दैट इज डैमेजेस. कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे. रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. थर्ड एग्जाम में आ चुका है, डिफिकल्ट भी है आइडेंटिफाई करना. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. कहाँ पढ़ा हमने इसको? कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट में. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में. वेयर एल्स? हाँ, ब्रेन में थोड़ा सा और आगे जाना है, इसके और आगे. घंटा. कोई भी नहीं, लड़कों लड़कियों में से कोई भी नहीं, माँ कसम. यूनिट नंबर 3 टॉपिक नंबर 1 ऊपर से 5वां पॉइंट, 7वां पॉइंट. यूनिट नंबर 3 टॉपिक 1 माइनर, उसमें 7वां पॉइंट नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. माइनर को आप फोर्स नहीं कर सकते. हमने इंडियन आइडल जूनियर का एग्जाम्पल लिया था कि तेरे को शादी में आना ही पड़ेगा, गाना ही पड़ेगा, ऐसा माइनर को नहीं बोल सकते. बाकी सबको तो बोल ही सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई तू मुझे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड बेचना. उसने कहा था ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब डैमेजेस से कुछ नहीं होगा मेरे को, मुझे वो स्वॉर्ड ही चाहिए.
एंड दैट इज मैं उसको फोर्सफुली बोलूंगा कि अब मुझे बेच. दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. रेपुटेशन वापस से आ गया. सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है, एग्जाम्पल दिया, पढ़ सकते हो. एक सेकंड में आपको क्लिक हो जाना चाहिए रेयर वर्ड पढ़ के कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला ही एग्जाम्पल होगा. पढ़ सकते हैं. आई विल वेट. आगे सेकेंड लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज. ऑक्शन सेल से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था मई 2023 के अंदर. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें लिख कर उसको. देखते हैं. नेक्स्ट क्लास में विल बी राइटिंग डाउन, राइटिंग प्रैक्टिस. मीनिंग ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स. इसे हमने कहा था इन्विटेशन टू ऑफर पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. वी नो दिस ऑलरेडी. रूल्स वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स. आगे आपको खुद आना चाहिए. हर लॉट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा. हमने इसमें एग्जांपल लिया था जूतों का. 100 पेयर्स ऑफ नाइकी शूज मंगाए, फिर उसको 10-10 करके 10 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, फिर बेचा. सेकंड पढ़ चुके टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीशन ऑफ सेल ऑफ ऑक्शन के केस में एट द फॉल ऑफ हैमर. तीसरा राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड, कि भाई मेरा एक आदमी बैठेगा ऑक्शन के अंदर, ऐसा बता के बिठाना है और वो बिड करेगा अगर तुम लोग बिड नहीं करोगे तो. फोर्थ आपका आदमी बैठा है पर आपने बताया नहीं. फिफ्थ बेस प्राइस. सिक्स्थ फ्रॉड, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है कि आप प्राइस बढ़ा रहे हो, प्रिटेंडेड बिडिंग. थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल दिया है, पढ़ सकते हो आप. इजी है. डन. ओपन करता हूँ एक पेपर, देखते हम सॉल्व कर पाते कि नहीं. सितंबर 24 नहीं चाहिए मुझे. स्कैन होगा शायद. रिजल्ट आया जो परसों, उसका पेपर है. देखते हैं, उनको सॉल्व करने पूरा. इसमें ओपन करता हूँ ना. सुबह के क्वेश्चंस निकालते हैं. सुबह के क्वेश्चंस मिलेंगे मुझे. क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये रहा. 2 क्वेश्चंस है, ऊपर से कर रहे अपन. एमिनो लिमिटेड, सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन August 1, 2023 with PQR Enterprises for the sale of 1000 units of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial numbers and confirmed that they were in deliverable state.
stored in M&O Limited's warehouse. The contract stipulated that goods would be delivered on September 1, 2023. Okay, 20 दिन पहले, 21 दिन पहले. On 10th August, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchips, including the 1,000 units intended for PQR. Examined with reference to provisions of the Sales of Goods Act, who shall suffer the loss? Will your answer be? What will you answer if the microchips are not specifically identified and marked for PQR? इससे easy question नहीं हो सकता. हाँ पिंकी शुरू करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या, सेकंड आपका, जल्दी बोल. फर्स्ट केस में M&O लिमिटेड विल सफर द लॉस बिकॉज वो स्पेसिफिक गुड्स थे एंड वो डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज दे हैड द सीरियल नंबर्स माइक्रोचिप्स पे. एंड सेकंड में अगर माइक्रोचिप्स पे आइडेंटिफाई नहीं किया होता तो फिर मुसलमान है तू? फर्स्ट आंसर क्या है? ब्लैक वाली. फर्स्ट में बायर करेगा लॉस सफर PQR एंटरप्राइज एंड सेकंड में M&O लिमिटेड बिकॉज इट वाज तेरा भी वही आंसर था पर तूने उल्टा बोला. शायद उल्टा बोला ना उसने, मेरे हिसाब से उल्टा बोला. ओके, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता. गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. सेकेंड वाले केस के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हुए, अनअसर्टेन है. हमने पढ़ा है कि अनअसर्टेन के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं होती है सर, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती. तो फर्स्ट हाफ के अंदर लॉस विल दैट ऑफ बायर, सेकेंड हाफ के अंदर इट वुड बी सेलर. इससे इजी क्वेश्चन नहीं पॉसिबल. Ajikra. A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. Turns out that motorcycle sold to B to A was a stolen one and had to be returned to rightful owner. A brings action against B for return of the price. Will he succeed? Examine with reference to. हाँ बाजू में सर, कौन सा टॉपिक लिख कर आएंगे? सर टॉपिक तो बट वो उसने वो डीकैथलॉन वाला जो था, मतलब चोरी किया ना उसने, गुड दैट डी कैथलॉन में कहीं भी चोरी नहीं था जहाँ तक मुझे याद है. सर सेकंड में टेस्ट ड्राइव वाला कहता है. रॉन्ग है आप, जो भी सोच रहे हो यूनिट ही रॉन्ग है आपका. हाँ बाजू में सर, मोटे हगना है अभी भी. जॉइंट ओनर घंटा बाजू में सर. क्या यूनिट 2 का है? चौथा टॉपिक ऊपर से पहला पॉइंट, यूनिट 2 का. कितना दर्द है जीवन में. इम्प्लाइड कंडीशंस टू टाइटल टू गुड्स पहला पॉइंट था. नहीं नाइस. कितना दर्द है जीवन में. अभी कल ही करा अपन ने, स्ट्राइक नहीं हुआ आपको क्या? इम्प्लाइड कंडीशन में 7 पॉइंट्स थे, उसमें पहला पॉइंट था अगर मैं आपसे सामान खरीदूंगा तो ऐसा मान के चलूंगा कि वो सामान के आप मालिक हो, और अगर आप मालिक नहीं हो तो सामान मैं असली मालिक को दूंगा और आपसे मेरा पैसा वापस ले लूँगा. तो इसमें पैसा वापस मिल जाएगा ना. तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल वाला पॉइंट था ये. वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. क्रोमा वाला एग्जाम्पल, कैमरा वाला, बुक का पहला पॉइंट, हमारा तो 5 छठा पॉइंट था. नाइस, मस्त थका आप लोगों ने. दूसरे वाले क्वेश्चन में कम से कम 5 का ए. ओह, अगेन 2 पार्ट्स. नॉइस. Institute of Science, Pune, buyer placed an order for various chemicals worth 1.5 lakh from supplier in Delhi. The seller. The buyer made full advance payment and the seller dispatched the consignment via courier of his own choice. ठीक है. Without reserving, बात ही खत्म हो गई. The consignment was lost in transit and now the buyer seeks a refund for the purchase price. With reference to the provisions of Sales of Goods Act, assess the validity of the buyer's claim. पहले बात तो ओनरशिप चली गई और दूसरा आपके पास वो डॉक्यूमेंट टाइटल भी आपने बेसिकली दे दिया, तो सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ वो सामने वाले का हो चुका है. सेकेंड, ए विजिटेड एन ऑथोराइज्ड कार शोरूम एंड परचेज्ड अ कार ऑफ हिज चॉइस विदाउट कंडक्टिंग डिटेल इंस्पेक्शन. कीवर्ड टेम्प्टर.
After making the payment and taking delivery of the car, he discovered a defect in the engine and that could not have been detected even with reasonable inspection. Doctrine of क्यूबिट एम्प्टर के एक्सेप्शन का 7वां पॉइंट, लेटेंट वाला, कल ही क्लास के एंड में डिस्कस किया था कि अगर छुपा हुआ है तो आप उसको नहीं ढूंढ सकते. With reference to provisions of specific advice, whether Adarsh can revoke the implied condition of merchantability and repudiate the contract due to defect in the car, हम रिजेक्ट कर सकते, आपने हमसे उसको छुपाया था. टट्टी क्वेश्चन था. 6 का C. ओह, राइट्स ऑफ बायर व्हेन सेलर कमिट्स अ ब्रीच. 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा उसने. ये रहा, देख ओपन है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं. 5 पॉइंट लिखने का 7 पॉइंट दे रहा है. जस्ट इमेजिन कितने फ्री के मार्क्स थे. अंदर लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट इजी पीजी. ठीक है, तो प्रीवियस टाइम के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, लिखा नहीं हमने एक भी. लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर. विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. आधा बचे आधे टाइम के अंदर क्वेश्चन आंसर्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के. तो अगर आपने नहीं पढ़ा आज के लेक्चर में भी, जो कल पढ़ने को बोला था मैंने, आपके पास अभी भी टाइम है, पढ़ लेना. विल स्टार्ट विद Q&A नेक्स्ट क्लास के अंदर. लिख कर आप जा सकते हैं. वी आर डन फॉर द डे. आप डिसाइड करोगे, मैं थोड़ी घर से सोगा पढ़ कर आया था. आपने कहा सोगा, मैंने सोगा चालू कर दिया. मेरे को तो कोई भी चलेगा. एक साथ सबको क्लास में तो ज़्यादा बेटर नहीं है. पूरी क्लास को ही बता दूंगा, मुझे बस याद दिया था नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं सबको ही मार्क करा दूंगा. क्या क्वेश्चन क्या था वापस? वो कि वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, उसने पूरे एडवांस में पेमेंट कर दिया था, फिर वो जब ट्रांजिट में था तो ट्रांजिट में घूम गया, कुछ नुकसान हो गया ऐसा. हाँ, बायर के पास राइट आ जाएगा सामने वाले से क्लेम करने का. तो उसको रिफंड मिल जाएगा. क्वेश्चन ये था. हाँ, बायर को रिफंड मिल जाएगा. बायर लायबल कैसे हो सकता है बेवड़े? अगर मेरा आदमी ऑक्शन के अंदर बैठ रहा है, अगर, और मैं बाकी सबको बता देता हूँ कि मेरा आदमी बैठा हुआ है, इट इज़ अलाउड. मेरा आदमी बैठा है और मैं नोटिफाई ना करूँ, इट इज़ फ्रॉड. प्रिटेंडेड बिडिंग, वो इन्फ्लेट करेगा ना बिडिंग को. कोई 1 करोड़ बोलेगा, मेरा आदमी 1 करोड़ 5 बोलेगा, वो 2 बोलेगा, मैं 2.5 बोलेगा. तो मैंने अगर नोटिफाई करा है तो ये अलाउड है, बिकॉज पीपल रियलाइज कि ये तो बढ़ा रहा है भाव को एंड दे वोंट बिड. आपने बताया ही नहीं है, मीन्स इट इज़ अ फ्रॉड. सिंपल. एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. हाँ, पुणे, ये जयपुर वाला, हाँ सूरत. हम उसको जयपुर डिस्पैच करने की बात हुई थी. उसने मुझे बोला कि मुझे एक बायर मिल गया है जो सूरत के अंदर है, तो आप जयपुर तक आओगे, फिर माल सूरत में भेजूंगा. इससे अच्छा आपका ट्रक मैंने सूरत में ही रुकवा दूँ और यहाँ पे डिलीवरी रहा, आपको चलेगा क्या? मैं बोलूँगा ऑब्वियसली चले, मैं तो पैसा फ़ायदा हो रहा है मेरा, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा बच रहा है. तो मैंने बोला हाँ चलेगा. अब उससे सूरत में डिलीवरी ली, ट्रांजिट खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर पाऊँगा. कितना लॉजिकल है. पर मेरी परमिशन होनी चाहिए सेलर की, मेरे परमिशन के बिना नहीं चलेगा. हाँ सर. कंडीशन एंड वारंटी, स्टिपुलेशंस, रिप्रेजेंटेशन, कंडीशन, वारंटी.
जहाँ से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था।